जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। राजे नू कद मंगण ला दे, कद तू किसनू राज थमा दे। तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। कद तू आम तो खास बना दे। डुबदी बेड़ी भी पार लगावे, जे तू सतगुरु चावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आउणा अपने भागा दा, जाना अपने भागा दा। नीयत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने भागा दा। तेरी लीला न्यारी है, तू सांभी दुनिया सारी है। तेरे करके चली जांदी साडी दुनियादारी है। तू दुख भंजन तू सुख दाता, तू ही पिता है तू ही माता। जो भी मिलिया सब सिर मत्थे, कित्थों दाता कित्थे लियादा। रोज जी तेरा ध्यान जपे जो, दिल तो तेरा नाम जपे जो। जपे जो बाणी हर पल तेरी, तेनू सुबह ते शाम जपे जो। किसे चीज दी भी थोड़ नी उसनू, शुक्र जो तेरा गावे। जिसके सिर हेलो 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 हेलो। स्वामी, हाँ जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। कैसा की हाल चाल? जिसके वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव। चलो जी, आ जाओ सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे देखो जी। गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग विशाखा, गुड इवनिंग कल्पना, गुड इवनिंग अश्वनी, गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग यक्षु, गुनगुन, उत्साह प्रिया, अश्वनी। चलो जी, बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम आज वाली क्लास में जो हम
टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज वाली क्लास में हम यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो है वो हमारा है टाइम ऑफ सप्लाई का जी। ठीक है जी। टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आज हमें रिवाइज करना है। और कल वाली क्लास के अंदर हमने टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया था? कल वाली क्लास में ई वे बिल वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था जी। सर टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट हो चुका है जी। आज रेगुलर बैच वाले बच्चों का टेस्ट था, उनका टेस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। और जो बच्चे रेगुलर बैच वाले नहीं हैं उनके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट डाला था। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उस टेस्ट को दे सकते हो जी। ठीक है जी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उस टेस्ट को डाउनलोड करके उस टेस्ट को आप दे सकते हो। ठीक है, चलो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब जो टॉपिक हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है वो टॉपिक जो हमारा है वो टाइम ऑफ सप्लाई कैच। अब अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक की बात करता हूं ना, तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार इन्होंने इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट मीन्स अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पहले एक बार थोड़ा सा ना बेस क्लियर करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। ठीक है जी, एक बार थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या निकल के आता है। अब एक बात मेरे को बताना है, इनकम टैक्स में ना दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो है प्लेस ऑफ सप्लाई का और एक चैप्टर जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई का है। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमें करना है, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आज अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर अभी हमें रिवाइज करना है जी। अब सारे के सारे बच्चे ध्यान देना, अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहां माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई में है। और अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा तो टाइम ऑफ सप्लाई की बात का मतलब क्या होता है? यार एक इधर देखो ध्यान से, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। विधि ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लासेस डली हुई हैं, आप उनको देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ठीक है, आप YouTube पे जाएं, उसमें प्लेलिस्ट को देखें, जो कंटेंट आपको चाहिए वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। बट अभी हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चल रहा है जीएसटी, सर ये कब होगा? जब वो चलेगा तो सर ये बचा हुआ है, जब वो कराऊंगा सर ये तो रह ही गया, ये कैसे होगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज करवा दूंगा ना, वो समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है अभी। तो सिंपल सी बात है, जो मैं अभी करवा रहा हूं पहले एक बार उसको देख लो, और जो चीज आप कह रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाएं। पूरे के पूरे 5 लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दूं? पक्का पक्का समझे इस टॉपिक को, पूरा ध्यान हमारा इसके ऊपर रहेगा। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे दोबारा से आओ जी, बिल्कुल फ्री माइंड से फ्रेश तरीके से दोबारा से मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी। अब चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई का। तो आपको मैंने कहा था कि 2 टॉपिक आपके आते हैं, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई का आता है और एक टाइम ऑफ सप्लाई का आता है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि मेरी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहां माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई में होती हैं। और अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मेरी सप्लाई को प्रोवाइड किया किस दिन माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई की होती हैं। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब आप में से ऑब्वियस सी बात है, आप सारे के सारे बच्चे लाइव बैठे हो। अच्छा अगर आप सारे के सारे बच्चे लाइव बैठे हो तो ये तो कंफर्म है कि जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं। आप ये बता दो, क्या आप सब एक लोकेशन से बिलोंग करते हैं या अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते हैं? मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल 200 बच्चा इस टाइम क्लास को देख रहा है, तो क्या 200 के 200 बच्चा एक जगह पर क्लास देख रहा है या अलग अलग जगह पे क्लास देख रहा है? अलग अलग जगह पे क्लास देख रहे हैं। अब आप में से ऐसे होंगे कि कई सारे बच्चे बिहार में होंगे, कई सारे बच्चे यूपी में होंगे, कई सारे बच्चे जो हैं ऑब्वियस बात है गुजरात के होंगे, कई सारे बच्चे आसाम के होंगे, कई सारे बच्चे महाराष्ट्र के होंगे, कई सारे बच्चे मान लो राजस्थान के होंगे, कई सारे बच्चे इसमें से होंगे केरला के होंगे, कई सारे बच्चे तमिलनाडु के होंगे, कई सारे बच्चे मध्य प्रदेश के होंगे। तो अलग अलग लोकेशन पे क्लास देख रहे हो। अच्छा मैं अलग अलग लोकेशन पे सबको क्लास दे रहा हूं या मैं सेम लोकेशन पे क्लास दे रहा हूं? मैं जो क्लास दे रहा हूं मैं सेम लोकेशन पे दे रहा हूं।
मतलब मैं जो क्लास दे रहा हूं, मैं सेम लोकेशन पे क्लास दे रहा हूं, बट तुम जो क्लास देख रहे हो ना, तुम अलग अलग लोकेशन पे क्लास देख रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि तुम अलग अलग लोकेशन पे क्लास देख रहे हो, मैं सेम लोकेशन पे क्लास दे रहा हूं, बट मेरी सप्लाई को दिया हुआ मैं कहां मानूं? भाई मैं अपनी सप्लाई को, अगर मैं मान लो दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में अपने क्लासरूम में खड़ा होकर तुम्हें क्लास दे रहा हूं, ऐसा मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सर, एक बात मेरे को बताओ, याद करो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो मेरी सप्लाई पे सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगता है, और अगर मेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो मेरी सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है। अब अगर मेरे को यही नहीं पता कि मेरी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, तो मैं अपनी सप्लाई पर जीएसटी बताओ कैसे लगाऊंगा? भाई अगर मेरी सप्लाई का मुझे यही नहीं पता कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, तो मैं जीएसटी कैसे लगाऊंगा? तो इसलिए ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि मेरी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। अब मैंने बोला जी मैं तो रहने वाला दिल्ली का हूं, और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, और मैं तो दिल्ली में खड़े होकर क्लास दे रहा हूं, तो ये तो सिंपल सी बात है, सेम स्टेट में मैंने काम किया है, तो मैं अपने बिल में सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी चार्ज करूंगा। सामने वाला बच्चा कह रहा है पागल वागल हो क्या, आप दिल्ली में रह के हमें सर्विस दे रहे हो, बट हम थोड़ा दिल्ली में रह रहे हैं, हमें तो सर्विस बिहार के अंदर मिल रही है। अब अगर हमें सर्विस बिहार के अंदर मिल रही है, तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तो ये तो दूसरी स्टेट में सप्लाई हो गई, तो आप हमारे बिल में आईजीएसटी एप्लीकेबल करो। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि सामने वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमें सर्विस मिल रही है वहां पर, हम सर्विस लेने के लिए दिल्ली में नहीं आए, हमें सर्विस मिल रही बिहार में, हमें सर्विस मिल रही गुजरात में, बट मैं कह रहा हूं कि मैं सर्विस दिल्ली में दे रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि मेरी सर्विस को दिया हुआ कहां माना जाएगा। अगर मानेंगे दिल्ली में, फिर तो ये सेम स्टेट की सप्लाई है, फिर मेरे बिल में लगेगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, और अगर मानेंगे दूसरी स्टेट में, फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई है, फिर लगेगा आईजीएसटी। तो इसलिए ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि मेरी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जब तक मैं प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, मैं उस पर जीएसटी लगा ही नहीं सकता। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है चलो सर ये बात समझ में आ गई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताता है कि आपकी सप्लाई का प्लेस क्या बनेगा, मतलब किस प्लेस पर तुम्हारी सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा। अब अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता हूं, तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि तुम्हारी सप्लाई को प्रोवाइड किया माना कब जाएगा। जैसे आज मेरे रेगुलर बैच के अंदर भी टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर चल रहा था, तो टाइम ऑफ सप्लाई में हमारे रेगुलर बैच में 2.5 लेक्चर के अप्रोक्सीमेट लगेंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि 4-4.5 घंटे हमारे रेगुलर बैच में इस चैप्टर में लगने हैं, जो अभी हमें 1 घंटे में इस चैप्टर को रिवाइज करना है। तो ये सारी बातें ना मैं उनके साथ ही कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा एक बात बताओ हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट कब हुआ? तो बच्चों ने बोला सर हमारा रेगुलर बैच जो है ना वो 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। मैं कहा ठीक है। मैं कहा ये बैच हमारा खत्म कब होगा? तो बच्चों ने बोला सर ये बैच खत्म होगा 30 अप्रैल को। अच्छी बात है। अब शुरू हुआ 7 जनवरी को, खत्म होगा 30 अप्रैल को। तो मैं कहा तुम्हारी डेली क्लास होती है? बच्चों ने बोला हाँ सर डेली क्लास होती है। मैं कहा मैं क्या तुम्हें डेली सर्विस दे रहा हूँ? बच्चों ने बोला हाँ सर डेली सर्विस दे रहे हो। मैं कहा मैं तुम्हें डेली सप्लाई कर रहा हूँ? बच्चों ने बोला हाँ सर डेली सप्लाई कर रहे हो। मैं कहा इस सप्लाई के मैंने तुमसे पैसे चार्ज किए हैं? बच्चों ने बोला हाँ सर हमने फीस आपको पहले ही पे कर दी थी। मैं कहा फिर एक बात बताओ, अब जो तुमने फीस मुझे पे की है उसका जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना कब है? अब बच्चा शांत हो गया, बच्चे को समझ ही ना आए। मैं कहा ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्वेश्चन ये आ रहा है कि सप्लाई मैं डेली कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने कहा सप्लाई करने पर जीएसटी है। अब अगर मेरी सप्लाई डेली है तो क्या मैं डेली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता हूंगा? नहीं पे करता ना। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है जो तेरी 3.5 महीने की सर्विस है, जो तेरा 3.5 महीने का बैच है, हम क्या करेंगे, हम एक दिन ऐसा तुझे निकाल के बता देंगे जिस दिन हम ये मान लेंगे कि तूने सर्विस दी है। भाई जो भी तेरा 3.5 महीने की ड्यूरेशन है, मैं दोबारा बोलूंगा, जो भी तेरी 3.5 महीने की ड्यूरेशन है, हम एक दिन तुझे ऐसा निकाल के बता देंगे जिस दिन हम ये मान लेंगे तूने सर्विस दी है, और उस दिन के बेस पे तू हमें जीएसटी पे कर दियो। एक बच्चा कहता है सर वैसे हमें जीएसटी देना कब होता है? तो आपको बता दूं, जिस मंथ में भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है उसे अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी देना होता है।
मतलब जिस मंथ में भी तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है उसे अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक बात ना अभी बता रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने से पहले एक बात सुन लो। अब इस जीएसटी की दुनिया में ना 3 घटनाएं होती हैं, बस ये दिमाग में सेट कर लो कि इस पूरी जीएसटी की दुनिया में 3 घटनाएं हैं। ये 3 घटनाएं अपने दिमाग में सेट करना। पहली घटना जो है वो गवर्नमेंट कहती है, वो घटना जो है वो डेट ऑफ इनवॉइस है। दूसरी घटना जो है वो डेट ऑफ पेमेंट है। तीसरी घटना जो है वो डेट ऑफ कंप्लीशन है। 3 घटनाएं हैं, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस है, एक डेट ऑफ पेमेंट है, एक डेट ऑफ कंप्लीशन है। अब इन्हीं तीनों घटनाओं में से एक घटना तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, ये बात ध्यान देना। और टाइम ऑफ सप्लाई का दूसरा नाम जो होता है वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है 3 दिन हमने बताए हैं, या तो इनवॉइस या पेमेंट या कंप्लीशन। इन्हीं तीनों में से एक दिन निकल के आएगा जिस दिन को हम तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, और जो दिन तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा उसके बेस पे तुम्हें हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो जिस महीने के अंदर वो दिन आएगा ना, उससे अगले महीने की 20 तारीख को आपको हमें जीएसटी पे करना है, बस ये पर ध्यान दो। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीजन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि जब तक हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना ही नहीं आएगा, हम किसी पर्सन की पेमेंट की ड्यू डेट ही नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसे अगले महीने की 20 तारीख ही हमारी पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया किस दिन माना जाएगा। हम ये मान लेंगे तुमने इस दिन बैच किया, भाई हम ये मान लेंगे तुम्हारा बैच इस दिन है, तो भैया तुमने 3.5 महीने पढ़ाया होगा बच्चों को, बट हम ये मान लेंगे तुमने जो सर्विस दी ना वो इस दिन दी है, इस दिन के बेस पे तुम्हें जीएसटी देना है, बस ये पर ध्यान दो। अब आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 3 सेक्शन तुम्हारे इस चैप्टर में आते हैं। एक तो सेक्शन 12 आता है, एक सेक्शन 13 आता है और एक सेक्शन 14 आता है। तो 12 आता है, 13 आता है, सेक्शन 14 आता है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्शन नंबर 14 जो है वो सीए इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो सीएस की फैमिली के बच्चे हैं उनमें 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। और अगर कोई बच्चा सीएमए का इस क्लास को देख रहा होगा, बाद में कभी भी देखेगा, तो उनके लिए भी 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। बट जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं उनमें सिर्फ 12 हैं, 13 हैं। सेक्शन 14 जो है उनके किसी काम का नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब बच्चा कह रहा है सर 12 और 13 में क्या पढ़ने को मिलेगा? तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारा 12 है, सेक्शन 12 जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में। इट मींस अगर किसी पर्सन ने गुड्स की सप्लाई की है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, वो सारी बातें 12 में है। फिर अगर किसी पर्सन ने सर्विस की सप्लाई की है उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, वो सेक्शन नंबर 13 में है। तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 का मैटर है, सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 का मैटर है। और अगर किसी केस में जीएसटी का रेट चेंज होता है, रेट बदल जाता है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 14 के अंदर आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो मेन हमारे काम के जो एग्जाम में क्वेश्चन भी जो बनते हैं ना, या तो वो नॉर्मली 12 का बनता है या वो नॉर्मली क्वेश्चन 13 का बनता है, उन्हीं दोनों में से क्वेश्चन बनता है। और ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो सेक्शन नंबर 13 के क्वेश्चन बनने के होते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब जो मैं 12 और 13 सेक्शन करने हैं, तो 12 और 13 सेक्शन में ना टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है। कितने सब सेक्शन है? 6 सब सेक्शन है। जैसे मान लो यहाँ पे 12(1), 13, 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6, ऐसे ही 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6, टोटल मिला के 6 सब सेक्शन जो है वो हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर 6 सब सेक्शन क्यों है और इतने सारे सब सेक्शन क्यों बनाए? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा इतने सारे केसेस हैं। अब इतने सारे केसेस कैसे हैं? सबसे पहले जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 13 रिवाइज करेंगे। पहले हम 13 करेंगे, उसके बाद फिर हम 12 रिवाइज करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सबसे पहले 12(1) और 13(1) इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? इसमें कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। 12(1), 13(1 हमें पीओटी निकालना नहीं सिखाते, हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना नहीं सिखाते। वो तो कहते हैं अगर तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो फर्दर प्रोविजन फॉलो कर लो, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। भाई तुम अगर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है
तो फर्दर प्रोविजन, अगले सेक्शंस फॉलो कर लो, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। ये हमारा सेक्शन नंबर 12.1 और 13.1 कहता है। 12.2 और 13.2 क्या कहता है? 12.2 और 13.2 जो लगता है, ये लगता है फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में। किस केस में? फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, मतलब अगर किसी केस में सप्लायर को जीएसटी पे करना है, अगर किसी केस में सप्लायर को जीएसटी पे करना है, तो गवर्नमेंट कहती है 12.2 और 13.2 है। एक बच्चे का बहुत खतरनाक डाउट आया, फिर ये बनाया क्यों है? बात सही है, ये नहीं बनता तो तुम आगे कैसे जाते? बात सुनने ने, एक बच्चा बिना, जैसे एक बच्चे ने भी कहा, कह रही हम आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने कोई प्लानर थोड़ा दिया हुआ है हमें कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी। आप हमें प्लानर दोगे तो हम पूछना बंद कर देंगे। कितनी बढ़िया बात बोली है, बात तो बिल्कुल सही है। जबकि मैंने वैसे प्लानर दिया हुआ है, इनकम टैक्स हमारा रिवाइज हो चुका है, जीएसटी हमारा रिवीजन चल रही है, तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्लानर ही है। अब तुम कहो मैं चैप्टर वाइज प्लानर दो, सर इतना प्लानर तो मैं भी तैयार नहीं कर सकता ना, बट मेरे से ज्यादा प्लानर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। जो तुम रिवीजन कर रहे हो, तुमने अपना प्लानर बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ। अगर ये 12.1 और 13.1, एक बच्चे ने बोला क्यों बनाया है, ये वही बात है कि तुम विदाउट प्लानर पढ़ रहे हो। अब जो बच्चे विदाउट प्लानर पढ़ रहे हैं और जो विद प्लानर पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं विद प्लानर वालों की पढ़ाई सही चल रही होगी इन कंपैरिजन टू जो विदाउट प्लानर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई प्लानर ही नहीं है ना। प्लानर का मतलब क्या? उन्होंने कोई टाइम टेबल ही नहीं बनाया। बैठते हैं वो कंपनी लॉ पढ़ने के लिए, उनका मन करता है कंपनी लॉ यार छोड़ना, अकाउंट्स पढ़ लेते हैं। अकाउंट्स बंद करते हैं, उनका मन करता है भाई टैक्स पढ़ लेते हैं। टैक्स बंद करते हैं, मन करता है भाई ऐसा करते हैं थोड़ा एफएम के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उनके दिमाग में कई सारे विचार आ रहे हैं, उनके दिमाग में कई सारे विचार आ रहे हैं। रीजन क्योंकि उन्होंने कोई टाइम टेबल ही नहीं बनाया हुआ। तो ये 12.1 और 13.1 एक तरह का टाइम टेबल ही है, ये प्लानर है। प्लानर कैसे? अगर तुम्हें पीओटी निकालना है तो ये तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है कि भैया अगर फॉरवर्ड चार्ज वाला पीओटी है 12.2 के पास जाओ, रिवर्स चार्ज वाला पीओटी है 12.3 के पास जाओ, वाउचर है अगर वाउचर वाला पीओटी है 12.4 के पास जाओ, रेसिडुअल केस है, रेसिडुअरी केस है 12.5 के पास जाओ, इंटरेस्ट और पेनल्टी वाला केस है 12.6 के पास जाओ। तो ये प्लानर है एक तरह से। ऐसे सेम 13 वाला है जी, 13 के अंदर भी सेम बात है। 13.1 कहता है फॉरवर्ड चार्ज 13.1, रिवर्स चार्ज 13.3, वाउचर 13.4, रेसिडुअरी केस 13.5 और इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो 13.6 के अंदर निकल के आती है। ये टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है जो हमें यहाँ पे देखने हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो रिवीजन करने जा रहे हैं, पहला हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं सेक्शन नंबर 13.2। यहाँ पे आ जाओ, 13.2 हम देखने जा रहे हैं। अब 13.2 हमारा किस केस में लगता है जी? तो 13.2 जो हमारा लगता है, 13.2 हमारा लगता है कि अगर कोई सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई भी सर्विस तुम्हारी फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो उसका पीओटी कैसे निकलेगा गवर्नमेंट करी, हम तुम्हें बताएंगे जी। तो मैंने कहा बताओ जी। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अब सारे बच्चे सुन लेना, मैं क्लियर कर दूं, ये रिवीजन क्लास है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो जब मैं 13.2 के पास गया तो मैंने 13.2 को बोला, मैं कहा यार एक बात बताओ, मुझे ना सर्विस की सप्लाई की है। अब मैंने सर्विस की सप्लाई की है और मेरी सप्लाई जो है ना फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, तो मेरे को ना ये बता दो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो उसने बोला कि क्यों टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालना है? मैं कहा अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालूंगा तो उसके बिना मैं जीएसटी कैसे दूंगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि तुम्हारी सप्लाई को दिया हुआ कब माना जाएगा। तो मेरे को यही नहीं पता कि मेरी सर्विस को दिया हुआ माना कब जाएगा, इसलिए मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी है। अब गवर्नमेंट कहती है अगर तेरे को 13.2 में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, तो फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है कि तूने इनवॉइस विद इन टाइम पर इशू किया है या विद इन टाइम पर इशू नहीं किया। क्योंकि अगर कोई सर्विस वाला केस है और सर्विस फॉरवर्ड चार्ज की है तो इनवॉइस इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है। क्या होती है? इनवॉइस इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है। अब वो इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है गवर्नमेंट कह रही सुनो। तो इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट ये होती है कि जब तुम्हारी सर्विस कंप्लीट होगी ना, जब तुम्हारी सर्विस कंप्लीट होगी तो उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हारा इनवॉइस कंप्लीशन से पहले इशू नहीं होता तो कंप्लीशन के
30 दिन या 45 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब ये 30 दिन किस केस में, 45 दिन किस केस में, नॉर्मल केस में 30 दिन, और 45 दिन जो है वो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, इस केस में। तो नॉर्मल केस में 30 दिन और बैंकिंग कंपनी वाले केस में 45 दिन, इतने दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो अगर तुमने इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया, अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया तो तुम्हारा पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर तुमने इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया तो फिर पीओटी बनेगा कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी बनेगा, बस ये पर ध्यान। अब मुद्दा क्या आ रहा है कि सर जो डेट ऑफ पेमेंट है, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन आपने बुक में एंट्री पास की और जिस दिन बैंक में तुम्हारे पैसे क्रेडिट हुए, इनमें से जो अर्लियर है ना वो है डेट ऑफ पेमेंट। अब देखो ये इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, या तो कंप्लीशन से पहले या 30 दिन इन नॉर्मल केस, 45 दिन इन बैंकिंग वाले केस में फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो जहां कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे बोल दो, मेरा पीओटी, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड करता है कि मैंने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है या नहीं किया। अगर मैंने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर, और अगर मैंने इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया है तो फिर पीओटी बनेगा कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये मेरा पीओटी बनेगा। अब ये और पेमेंट का मतलब क्या हो गया? बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा एक बात मेरे को बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे सोच समझ के बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम कई बार सर्विस की एडवांस पेमेंट करते हैं? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम कई बार सर्विस की एडवांस पेमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार सर्विस की एडवांस पेमेंट करते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन, अब मान लो अगर किसी केस में ना मुझे सर्विस की एडवांस पेमेंट आ गई, मतलब सर्विस अभी आगे जाके देनी है, सर्विस अभी दी नहीं है, आगे जाके देनी है, अभी सर्विस कंप्लीट होगी बट एडवांस पेमेंट आ गई। इनवॉइस अभी इशू होना है, इनवॉइस अभी इशू होना है, सर्विस कंप्लीट होनी है बट उसने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी। अब अगर उसने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी तो गवर्नमेंट ये बात कहती है देखो जी, अगर एडवांस आ रहा है 1000 रुपए तक, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर जो एडवांस आ रहा है, अगर एडवांस आ रहा है 1000 रुपए तक, अगर एडवांस आ रहा है 1000 रुपए तक, तो फिर तो तुम्हारा पीओटी अभी नहीं बनेगा, पीओटी बाद में बनेगा। बाद में का पीओटी का मतलब होता है जब इसका इनवॉइस इशू होगा। पर अगर तुम्हारा एडवांस 1000 से ज्यादा का है ना, फिर तुम्हारा पीओटी अभी बनेगा, फिर पेमेंट की डेट जो है ना वही तुम्हारा पीओटी है, तुम्हें अभी जीएसटी देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो जब भी तुम्हें एडवांस आए तो आप मान लो एडवांस अगर 1000 तक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एडवांस जो है 1000 से ज्यादा का है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला पूरी वैल्यू का जीएसटी तुम्हें अभी देना पड़ेगा, जो पेमेंट की डेट है वही तुम्हारा पीओटी बनेगा। गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहना चाह रही है, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज का पीओटी है। एक बार फटाफट से 2 मिनट लगा के दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूं जी। देखो फॉरवर्ड चार्ज का पीओटी इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा इनवॉइस विद इन टाइम है या नहीं है। अगर तुम्हारा इनवॉइस, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारा इनवॉइस विद इन टाइम है, अगर तुम्हारा इनवॉइस विद इन टाइम है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर तुम्हारा इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो फिर बनेगा कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। और पेमेंट का मतलब क्या है? बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और फिर अगर एडवांस पेमेंट आ रही है 1000 तक है तो पीओटी अभी नहीं है, बाद में है। अगर एडवांस पेमेंट 1000 से ज्यादा है तो फिर पीओटी बनेगा अभी के अभी, अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज वाला रहा है। अब अगली सर्विस है रिवर्स चार्ज वाली। अब बच्चा कहता है सर क्या सर्विस रिवर्स चार्ज के अंदर भी कवर होती है? बिल्कुल कवर होती है। अभी हम आगे जाके एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। अब देखो परसों नहीं 13 तारीख को हमारी मैराथन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं 13 तारीख को हमारी मैराथन है। संडे का दिन है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का टाइम रखा हुआ है। तो 6 बजे तक हमारी मैराथन होगी जिसमें हम जीएसटी के 4 से 5 चैप्टर कवर करेंगे, जो कम से कम 25 नंबर तक के चैप्टर होंगे। और उसके साथ में मास्टर क्वेश्चन भी करेंगे जीएटी के।
क्या करेंगे, जैसे इनकम टैक्स में टोटल इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे जीएसटी के अंदर भी मास्टर क्वेश्चन होते हैं। जब वो मास्टर क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 4 से 5 चैप्टर आपके बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। पीओटी का मतलब ही सेम है जी। पीओटी का मतलब पीओटी या टाइम ऑफ सप्लाई, मैं पीओएस नहीं कह रहा, पीओटी और टाइम ऑफ सप्लाई बात एक ही है। पीओटी का मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टीओएस का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों का मतलब ही सेम है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कब माना जाएगा, इसी को पीओटी बोलते हैं, इसी को टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। कंप्लीशन का एक्सप्लेन करना, उसमें कंप्लीशन का एक्सप्लेन क्या करूं, जिस दिन तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन तो वही होता है जी। जिस दिन मेरी सर्विस खत्म हो गई, जिस दिन मेरी सर्विस खत्म हो गई उसी को हम कंप्लीशन बोलते हैं। 1000 इंडिविजुअल केस में देखना है या पूरे मंथ में, 1000 जो आपको देखना है टोटल देखना है जी, टोटल पूरी सर्विस का। मतलब ये नहीं एक बार में आ रहा, जो आपने सर्विस देनी है उस सर्विस की वैल्यू कितनी थी उसके रिगार्डिंग देखना आपको। ये पर मंथ की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिखी हुई, जो तुम सर्विस दोगे वो सर्विस के रिगार्डिंग अगर तुम्हें 1000 से ऊपर एडवांस आ गया उसकी बात कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब रिवर्स चार्ज वाले केस में आओ। अभी हमें एक चैप्टर रिवाइज करना है रिवर्स चार्ज का, उसमें ना काफी सारी सर्विस ऐसी हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, कॉपीराइट की सर्विस हो गया, स्पॉन्सरशिप की सर्विस हो गया, उसकी डायरेक्टर की सर्विस हो गया, ठीक है, फिर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है उसकी सर्विस हो गया, एडवोकेट की सर्विस हो गया, ये सारी के सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में आती हैं। टोटल मिला के ना, टोटल काउंटिंग करके 23 से 24 सर्विस ऐसी हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर है। अब जो सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर है उस पे जीएसटी कौन देगा, रिसीवर देगा। और जब रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा तो उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये डिपेंड करता है इनवॉइस कब इशू किया है, इनवॉइस कब इशू किया है। अगर इनवॉइस की डेट से, अगर इनवॉइस की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ गई, अगर इनवॉइस की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ गई तो पेमेंट ही तुम्हारा पीओटी है। और अगर इनवॉइस की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं आई, फिर जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा 61st डे वही तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर पेमेंट 60 दिन में आ गई तो फिर पेमेंट ही तुम्हारा पीओटी है। अगर पेमेंट तुम्हारी 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे जो होगा ना वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, उन्होंने लिखा अगर पेमेंट विद इन 60 डेज है तो फिर पेमेंट पीओटी है, अगर आफ्टर 60 डेज है तो फिर 61st डे जो है वो तुम्हारा पीओटी है। और पेमेंट का मतलब क्या है, बुक एंट्री और यहाँ पे बैंक डेबिट आएगा जी, बुक एंट्री और बैंक डेबिट आएगा यहाँ पर, बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाले केस में क्रेडिट की बात नहीं होती, रिवर्स चार्ज वाले केस में डेबिट की बात होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, रिवर्स चार्ज वाले केस में क्रेडिट की बात नहीं होती, रिवर्स चार्ज वाले केस में डेबिट की बात होती है। बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? तो ये हमारा आरसीएम वाला केस निकल के आ रहा है। तो सिंपल है, आरसीएम में तो बिल्कुल सिंपल है कि भैया अगर पेमेंट 60 दिन में आ गई तो पेमेंट पीओटी है, अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आ रही तो जहां 60 दिन खत्म हो रहे हैं उससे अगला दिन 61st डे जो है वो तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। वो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे आता है जो हमारा पॉइंट है वाउचर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या जी, वाउचर। अब आपको पता प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे वाउचर मिलते हैं। अच्छा किस किसने कभी वाउचर देखे हैं जी, किस किसने प्रैक्टिकल लाइफ में जो वाउचर मिलते हैं, वाउचर देखे, वाउचर देखे हमने, वाउचर जो वो स्क्रैच करते हो आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो काफी सारे वाउचर्स मिलते होंगे स्क्रैच करने वाले, जिसमें अलग अलग तरह के प्राइज निकलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अब गवर्नमेंट ने कहा जो वाउचर है ना, वाउचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ई-वे बिल इशू करना है अबव पे करना है जी, अबव 50,000 तक ऑप्शनल है, 50,000 के बाद मैंडेटरी है। तो अगर आपको बताओ वाउचर जो होते हैं, वाउचर जो होते हैं ना, वाउचर जो है वो दो तरह के होते हैं। आज मैं अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों को अपनी आप बीती बता रहा था कि मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ, तो मैं उनको ना वाउचर का ना कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि वाउचर मुझे पहली बार कब पता लगा। बट अब हम उस बात पे नहीं जा रहे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बात के ऊपर आ रहे हैं कि जो वाउचर होते हैं, गवर्नमेंट कह रही वाउचर की दो कैटेगरी होती है, या तो वाउचर होता है आइडेंटिफिएबल या होता है नॉट आइडेंटिफिएबल।
सर आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? ऐसा वाउचर जिसके बदले में पता है कि आपको क्या मिलेगा। नॉट आइडेंटिफिएबल का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता बदले में क्या मिलेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, आइडेंटिफिएबल या नॉट आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल मतलब आपको बदले में क्या मिलेगा, नॉट आइडेंटिफिएबल का मतलब ये होता है कि आपको बदले में क्या नहीं मिलेगा जी। अच्छा, अब अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो गवर्नमेंट ने कहा फिर जिस दिन वाउचर इशू किया होगा ना वही तुम्हारा पीओटी बनेगा। और अगर वाउचर नॉट आइडेंटिफिएबल है, तुम्हें पता ही नहीं है बदले में क्या मिलेगा, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन वाउचर रिडीम करोगे वो दिन जो होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। तो अगर 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 आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर जो है वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। डन? क्या लॉक कर दें जी? ठीक है। उसके बाद एक बारी, अच्छा फिर यहां पे आ रहा है रेसिडुअल केस। अब रेसिडुअल केस बेकार क्या है? रेसिडुअल केस को हम यहां पे क्रॉस भी कर सकते हैं। रेसिडुअल केस का मतलब है कि अगर तुम्हारा पीओटी और कहीं नहीं निकल रहा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता। आरपीओटी निकालने के अलग अलग केस है, बट इन फ्यूचर ये तो हो सकता है ना, इन फ्यूचर तो हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, रेसिडुअल केस का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा पीओटी कहीं नहीं निकल रहा तो दो केस हैं, या तो आप सही टाइम पे रिटर्न भरेंगे या आप सही टाइम पे रिटर्न नहीं भरेंगे। अगर आप सही टाइम पे रिटर्न भरेंगे तो जिस दिन आप रिटर्न भरेंगे वो दिन आपका पीओटी आएगा। भाई जिस दिन आप सही टाइम पर रिटर्न भरेंगे वो दिन आपका पीओटी आएगा। और अगर आप सही टाइम पे रिटर्न नहीं भरेंगे फिर जिस दिन आप टैक्स पे करेंगे वो दिन आपका पीओटी आएगा। तो ये कब है? रेसिडुअल केस है। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि ऐसे केस जो कहीं पर भी कवर नहीं हो रहे वो यहां पे आ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अभी ऐसा कोई केस नहीं है जो यहां पे आ जाए। पर गवर्नमेंट ने लॉ लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न भरोगे तो रिटर्न फाइलिंग की डेट, अगर रिटर्न नहीं भरोगे फिर जिस दिन टैक्स पे करोगे उसी दिन हमारा पीओटी निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्ट पेनल्टी वाला केस। अब इंटरेस्ट पेनल्टी वाले केस में पीओटी क्या होगा? इंटरेस्ट पेनल्टी वाले केस में जिस दिन मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी रिसीव करूंगा वही दिन मेरा पीओटी आ जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, जिस दिन मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी रिसीव करूंगा वही दिन मेरा पीओटी निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करवाने जा रहा हूं इन 6 के 6 सब सेक्शन की। आंखें बंद करना, मेरी बातों को सिर्फ सुनना, एक ऑडियो नोट की तरह तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। मैं 6 सबसेक्शन की रिवीजन करा रहा हूं। सारे बच्चे आंखें बंद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद करके सो मत जाना, बस कहीं तुम मेरे से मार खा लो, ठीक है ना। सोना वाला काम मत करना, सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करना हमने क्या किया। चलो, सबसे पहला हमने सेक्शन नंबर 13 स्टार्ट किया। 13 में टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6). 13(1) किसी काम का नहीं है, वो हमें फर्दर प्रोविजन की तरफ रेफर करता है। फिर 13(2) फॉरवर्ड चार्ज का है, अगर मेरी सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो 13(2) है। 13(3) अगर मेरी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर है तो 13(3) है। 13(4) अगर आपको वाउचर मिल रहा है और वाउचर के रूप में आपको सर्विस मिल रही है तो 13(4) है। 13(5) रेसिडुअल केस जो कहीं भी कवर नहीं होंगे वो 13(5) में आएंगे। और 13(6) यहाँ पे निकल के आ रहा है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी वाला पॉइंट निकल के आ रहा है। अब सबसे पहला हम बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज की बात करते हैं। गवर्नमेंट कहती है फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में पीओटी कैसे निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है या नहीं किया। अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है तो फिर पीओटी आएगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू नहीं किया तो फिर बनेगा कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब दिमाग में डाउट आता है, सर इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है? तो गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हुई, मतलब जिस दिन तुम्हारी सर्विस खत्म हुई उससे पहले या तो इनवॉइस रेज कर दो, या उस डेट के, कौन सी डेट के, कंप्लीशन की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन के अंदर अगर तुम इनवॉइस इशू कर दोगे हम ये मान लेंगे आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया। फिर अगर क्वेश्चन में पेमेंट की डेट दी है तो पेमेंट का मतलब क्या होता है? बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये सारी बातें आती हैं। फिर एक बच्चा कहता है सर जो एडवांस पेमेंट है, तो गवर्नमेंट ने कहा एडवांस पेमेंट वाले केस में 1000 की लिमिट है।
अगर एडवांस पेमेंट 1000 तक है तो पीओटी बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। अगर एडवांस पेमेंट 1000 से ज्यादा की है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का एडवांस है, 4000 रुपए का एडवांस है, 10,000 रुपए का एडवांस है, 1,00,000 रुपए का एडवांस है, तो पूरी की पूरी वैल्यू पर तुम्हें अभी जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट की डेट ही तुम्हारी पीओटी बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। ये पॉइंट हमने वहां पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर बात हमने की, यहाँ पे अपना अगला केस हो गया रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या था, अगर तुम्हारी पेमेंट इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर आ गई तो पेमेंट पीओटी। अगर तुम्हारी पेमेंट इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर नहीं आई तो 61st डे जो है ना वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये पॉइंट हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर अगला वाउचर है। वाउचर की दो कैटेगरी है, या तो वाउचर आइडेंटिफिएबल है या वाउचर नॉट आइडेंटिफिएबल है। आइडेंटिफिएबल का मतलब है कि मुझे पता है मुझे बदले में क्या मिलेगा। अगर मुझे पता है मुझे बदले में क्या मिलेगा फिर तो वो आइडेंटिफिएबल। अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे बदले में क्या मिलेगा, बहुत सारे आइटम है, फिक्स आइटम नहीं है, तो वो नॉट आइडेंटिफिएबल है। आइडेंटिफिएबल वाले केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और नॉट आइडेंटिफिएबल वाले केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर जो है वो तुम्हारा पीओटी बनेगा वाउचर वाले केस में। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ गया रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस में कुछ भी नहीं है, अगर इनवॉइस भरोगे तो इनवॉइस के भरने का डेट, अगर इनवॉइस नहीं भरोगे तो फिर यहां पे बाहर निकल जाओगे, फिर जिस दिन पेमेंट करोगे उस दिन जीएसटी आएगा। और फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी वाले केस में सिंपल सा था, जिस दिन मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी रिसीव करूंगा वही दिन मेरा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 13 था। देखो अब सेक्शन 12 में ना तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 12 में हमें क्या करना है, 12 में सिर्फ हमें 12(2) करना है, और 12 में हमें सिर्फ 12(3) करना है। 12(4), 12(5), 12(6) सेम है, 13(4), 13(5), 13(6 हम दोबारा नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ सेक्शन 12 में हमें दो ही चीजें करनी है, 12(2) और 12(3) करना है, क्योंकि 4, 5, 6 सेम सर्विस वाले केस में है। सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? अभी तो आपको बताया कि 30 दिन और 45 दिन में इनवॉइस इशू करना है। आंख लग जाती है बीच बीच में। अभी बताया, इवन एक बार नहीं 2-3 बार बताया कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जिस दिन इशू कर दोगे वही दिन तुम्हारी डेट इनवॉइस इशू करने की डेट बन जाएगी। अब यहां पे आओ गुड्स वाले केस में जी। अब गवर्नमेंट कह रही है फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं। अब देखो फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में दो केस हैं, या तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इट मींस अगर गवर्नमेंट कह रही है एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम वाले केस में क्या है? एक्शनेबल क्लेम वाले केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू करना है, या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर मैं अदर गुड्स की बात करूंगा, अदर गुड्स मतलब एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, तो उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड। यहां पे पेमेंट हमें चेक नहीं करनी। तुम सब जानते हो कि गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट हम चेक नहीं करते। तो गुड्स वाले केस में अगर तुम्हें एडवांस पेमेंट आ रही है या पेमेंट तुम्हें पहले आ रही है, पेमेंट हमें इग्नोर करनी होती है गुड्स वाले केस में, क्योंकि गुड्स वाले केस में ना पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सर्विस वाले केस में होता है बट गुड्स वाले केस में नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही गुड्स वाले केस में बहुत जगह पे उधार चलता है। तो यहां पर हम पेमेंट कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे? जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू किया और जो तुम्हारे इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट है विच एवर इज अर्लियर। एक बच्चा कहता सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट है इनमें से अर्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है इशू की डेट पहले होगी ना भाई। मैं तो इनवॉइस लास्ट डे से पहले ही इशू करूंगा, तो अगर मैं इनवॉइस लास्ट डे से पहले ही इशू करूंगा तो अर्लियर का मतलब क्या है? नहीं। एक बात मेरे को बताओ, जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी फीस जमा करवाने की लास्ट डेट मान लो 15 अप्रैल है, तो क्या मैं 15 अप्रैल के बाद फीस लूंगा? ही नहीं लूंगा, बट लेट फीस लूंगा। तुम एग्जामिनेशन फीस भरते हो, एग्जाम फीस भरते हो, अगर तुम्हारी एग्जाम फीस की डेट निकल जाती है तो कई बार इंस्टीट्यूट लेट एग्जाम फॉर्म भरवा लेता है बट लेट फीस वो चार्ज करता है। तो सेम पॉइंट यहां पर है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जिस दिन इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी बीच एवर अर्लियर, तो ऐसा पॉसिबल है
कि जो लास्ट डेट दी हुई है उसके बाद भी तुम इनवॉइस इशू कर रहे हो। अब एक बच्चा कहता है सर तो ये तो बता दो कि लास्ट डेट क्या होगी इनवॉइस इशू करने की गुड्स वाले केस में। तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो पहली बात 30 दिन 45 दिन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। जो तुमने सर्विस वाले केस में पढ़ा कि 30 दिन 45 दिन में इनवॉइस इशू करना जरूरी है, गवर्नमेंट कह रही वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट कह रही है गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या है। मैं दोबारा बोलूंगा, गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब ये मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये कैसे पता लगेगा जी? तो गवर्नमेंट ने कहा सिंपल है, अगर सामान तो अपने साथ में लेके जा रहे, जैसे मान लो मैं किसी दुकान पर गया, मैंने वहां से 100 बोतल ली और 100 की 100 बोतल मैं कंधे पे रख के अपने साथ लेके जा रहा हूं। अब ये बोतल जब मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं तो बताओ क्या इस गुड्स में कोई अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि गुड्स मेरे साथ ही है, गुड्स मेरे हाथ में है, तो कोई अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। या अगर मैंने बोला ये बोतल ना घर में भिजवा देना, ये बोतल मेरे घर में डिलीवर करवा देना, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर यहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है जी। तो सामान अगर साथ में जा रहा है तो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सामान अगर बाद में जा रहा है तो मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर सामान में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जिस दिन वो सामान रिमूव हुआ वो दिन तुम्हारा पीओटी बनेगा, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जिस दिन सामान डिलीवर हुआ वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। अब क्रक्स देखो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। क्रक्स सिंपल सी बात है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। बात खत्म जी। तो ये इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट है। अब अगर मुझे पीओटी निकालना है, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस और रिमूवल अर्लियर, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इनवॉइस और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, जो इनमें से अर्लियर होगा वो हमारा पीओटी आएगा। बस एक ध्यान। सर क्या यहां पे एडवांस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं है। सर्विस वाले केस में एडवांस पेमेंट पे जीएसटी लगता है, गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो गुड्स वाले केस में कोई एडवांस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट मींस अगर एडवांस 1 लाख रुपए का भी है तो भी अभी जीएसटी पे नहीं करना, बाद में ही पे करना है, क्योंकि गुड्स वाले केस में गवर्नमेंट करी एडवांस आता है। यहां पर हम रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एडवांस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हमें पेमेंट इग्नोर करके चलनी है। इस वाले केस में पेमेंट हमें नहीं देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 12(3) आरसीएम वाले केस में क्या होगा जी? आरसीएम वाले केस में क्या होगा जी? ठीक है, अब आरसीएम वाले केस में क्या है? आरसीएम वाले केस में सर क्या कोई गुड्स आरसीएम में है? बिल्कुल है। 8 गुड्स ऐसे हैं जो आरसीएम में। 8 गुड्स, जैसे मान लो रो कॉटन हो गया, टबैको लीव्स हो गया, बीड़ी रैपर हो गया, सिल्क यान हो गया, तो बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो आरसीएम में। तो जो भी गुड्स आरसीएम में हैं उसमें रिसीवर जीएसटी पे करेगा। कब पे करेगा वो बताने जा रहे हैं। तो जिस दिन वो गुड्स रिसीव हुआ वो दिन जी, जिस दिन भी वो गुड्स मुझे रिसीव हुआ वो दिन, जिस दिन उसकी पेमेंट रिसीव हुई, जिस दिन मैंने पेमेंट कर दी उसको, वो दिन। और फिर गवर्नमेंट कहती है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। फिर जहां, अच्छा याद है वहां पे 61st डे था। सर्विस वाले केस बताओ, सर्विस वाले केस में कितने दिन था जी? याद करो, सर्विस वाले केस में कितने दिन था? 61st डे था ना, यहां पे 31st डे है, यहां पे 31st डे है, यहां पे 31st डे है कि जहां 30 दिन खत्म हो रहे हैं उसे अगला दिन जो है वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। तो वहां 61st डे था, यहां 31st है। तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन पेमेंट आई और 31st डे, इनमें से जो अर्लियर है वही तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो वहां 61st था, यहां पे 31st हमें काउंट करना है, ये बात ध्यान देना चाहिए। सर गाबा सर एक बार गुड्स वाला केस आप थोड़ा सा दोबारा से समझा सकते हो? दोबारा समझा देंगे जी, एक बार दोबारा देख लो जी। गुड्स वाले केस में 2 केस हैं, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल चार्ज में क्या है? नॉर्मल चार्ज में गवर्नमेंट कह रही हम ये चेक करेंगे आपने इनवॉइस कब इशू किया,
और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या थी। जब आपने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट है, इनमें से जो अर्लियर है ना वही तुम्हारा पीओटी है। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर इनवॉइस तो हम पहले ही इशू करेंगे। नहीं, कई बार इनवॉइस लास्ट डेट के बाद इशू होता है। सर लास्ट डेट जो है वो कौन सी है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो डिपेंड करता है कि जो तुम गुड्स की सप्लाई कर रहे हो उस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। जिनको मूवमेंट वाला पॉइंट नहीं समझा, सिंपल सी बात समझ लें, अगर सामान तुम अपने हाथ में साथ घर लेके जा रहे हो तो गुड्स में कोई अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सामान मूव हो रहा है इंसान के साथ। पर अगर सामान तुमने बोल दिया मेरे घर भिजवा देना, तो अब उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल आएगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला तुम्हारा सामान घर में लेके आएगा, इट मींस इसमें गुड्स में अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व है। अब जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो गवर्नमेंट ने बोला वहां पे बनेगा डेट ऑफ डिलीवरी, ये इशू करने की लास्ट डेट है। और जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर डेट ऑफ रिमूवल जो बनेगी ये लास्ट डेट बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब लास्ट डेट हमें पता है, अब पीओटी क्या बनेगा। अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया, इशू और रिमूवल अर्लियर। और अगर मान लो आपने फॉर एग्जांपल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इशू और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। बिल टू शिप टू वाले केस में क्या होगा, मूवमेंट इन्वॉल्व होगी जी, ऑब्वियस बात है। बिल टू शिप वाले केस में मूवमेंट इन्वॉल्व होगी। अब देखो रिवर्स चार्ज में क्या है, रिवर्स चार्ज में जिस दिन हम गुड्स रिसीव करेंगे, जिस दिन पेमेंट आएगी और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनमें से जो अर्लियर है वो तुम्हारा पीओटी बन के आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई थी इस पॉइंट के अंदर। अमेंडमेंट वैसे एग्जाम में किसी काम की नहीं है, ये है जी अमेंडमेंट, यहाँ पे वैसे इतनी खास काम की नहीं है। अमेंडमेंट आई थी ये वाली कि क्लैरिफिकेशन ऑन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ एनएचएआई। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो बीच में टाइम टू टाइम पेमेंट आती है। ऐसा नहीं सारी पेमेंट हम एक साथ करते हैं, ठीक है ना। तो बीच में 1 लाख मान लो 10% कंप्लीट हुआ, मान लो 15 लाख की पेमेंट कर दी, फिर 10 लाख की पेमेंट कर दी। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे हम पेमेंट करते जा रहे हैं, हम सारी पेमेंट एक साथ नहीं करते। इसको हमने अमेंडमेंट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब गवर्नमेंट का इस केस में वही लॉ लगेगा जी। अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया, फिर जिस दिन आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जिस दिन पेमेंट करने की ड्यू डेट थी और जिस दिन तुमने पेमेंट की है, इनमें से जो अर्लियर है ना वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। तो ये मुझे उम्मीद नहीं है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से एक बार क्वेश्चन बन चुका है, बट हाँ दोबारा बन सकता है, बट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो अगर मान लो इनवॉइस विद इन टाइम है तो इनवॉइस पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो फिर जो पेमेंट करने की ड्यू डेट है और जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव की है, इनमें से अर्लियर जो है ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स का लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज 30, मैंने कब बोला 30 यार, नालायक, मैंने बोला ही नहीं। गुड्स वाले केस में 30 दिन और 45 दिन, सर्विस वाले केस में है। गुड्स वाले केस में लास्ट डेट क्या होगी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी सप्लाई में कोई अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, सारे बच्चे आंसर देना। इधर देखो एक बार फटाफट से मेरे को इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के बता दो, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा और पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होगी। ये लो जी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होगी, ये आप सबने मुझे बताना है कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आने वाला है और पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या है जी। ये लो जी, ये लो, ये तुम्हें कंप्लीशन की डेट दे रखी है, ये तुम्हें पेमेंट की डेट दे रखी है और ये तुम्हें इनवॉइस डेट दे रखी है। अब बताओ क्या पीओटी बनेगा जी। सर्विस वाला कैसा, सर्विस वाला
सोहन वो इनवॉइस वाले केस में आएगा जो आप कॉन्टिन्यू सप्लाई की बात कर रहे हो या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस की बात कर रहे हो ना, वो जब इनवॉइस वाला टॉपिक करेंगे वो पॉइंट हमने उसमें कवर किए, वो पॉइंट हमने उसमें कवर किए, जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना वो पॉइंट हमने उसमें कवर किए। हाँ जी, ये सर्विस वाला केस है, सर्विस वाला, ये गुड्स वाला केस नहीं है जी, ये सर्विस वाला केस है। गुड्स वाले केस में एडवांस चेक नहीं करेंगे, बस गुड्स वाले केस में एडवांस चेक नहीं करेंगे, बट ये केस जो है ये सर्विस वाला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहले ये देख लेना इनवॉइस विद इन टाइम है या नहीं है, क्योंकि अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन सॉरी अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस पेमेंट अर्लियर। अगर विद इन टाइम नहीं है तो फिर बनेगा पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर अर्लियर। और पेमेंट का मतलब क्या है कि बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। डन, नीचे कर दूं? हाँ जी, नीचे कर दूं? लास्ट लास्ट वाले दोनों केस में ध्यान देना, लास्ट वाले दोनों केस में दो पीओटी आएंगे जी, लास्ट वाले दोनों केस में दो पीओटी आएंगे, क्योंकि पेमेंट दो बार है, तो पहले एक पेमेंट का निकालोगे फिर दूसरी पेमेंट का निकालोगे। डन जी, चलो अब मैं तुम्हें एक बार इसके आंसर दिखा देता हूं, ये देख लो जी। पहले एक बार सारे आंसर मैच कर लो, पीओटी और ड्यू डेट आंसर मैच कर लो सारे बच्चे फटाफट से जी। सही है। अच्छा, आज रात को हम मिल रहे हैं दोबारा से ना, आज रात को भी टोटल इनकम वाले क्वेश्चन होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा जी, ठीक है ना। टोटल इनकम वाले क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से चल रहे होंगे।
डन जी। अब एक बार फटाफट से आंसर सबके सही है जी, आंसर चेक कर लो सबके सही है। किसी में कोई डाउट हो इस आंसर में पूछ लो मुझसे फटाफट से जी। आंसर सारे के सारे सही हैं, आंसर एक्सप्लेन कर दो। जब तुम्हारे आंसर मैच हो रहे हैं तो फिर एक्सप्लेन क्यों कर दो। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट मैंने कहा था जो तुम्हारा पीओटी है वो जिस मंथ में है उसे अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी देना है जी। भाई जिस मंथ में तुम्हारा पीओटी है ना उसे अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी देना है। अब अगर मान लो जुलाई में है तो 20 अगस्त, जून में है तो 20 जुलाई, अप्रैल में है तो 20 मई जी। तो ड्यू डेट हमारी पेमेंट क्या होती है? जिस मंथ में भी हमारा पीओटी आएगा उसे अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी मिलेगा जी। ठीक है। अब ये पीओटी तुमने कैसे निकाला है मैं एक बार बता दूं। ये तुमने पीओटी कैसे निकाला है, सिंपल सी बात है। तुमने पहले कंप्लीशन की डेट है ये चेक किया कि इसके 30 दिन के अंदर क्या इनवॉइस इशू है। अगर इसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू है तो फिर तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पर पेमेंट पहले है तो पेमेंट तुम्हारा पीओटी हो गया जी, पेमेंट तुम्हारा पीओटी हो गया। सर एक बार लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो। लास्ट वाले में देखो 2 पीओटी निकलेंगे, एक पीओटी तो ऐसे निकलेगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा पीओटी जो निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा दूसरी पेमेंट से। अब एक बार मेरे को बताना, पहले देखो यहाँ पे 15 दिसंबर है, यहाँ 5 मार्च है, तो इनवॉइस आपने 30 डेज के अंदर इशू नहीं किया, 30 दिन के बाद इशू किया। तो अगर 30 दिन के बाद इशू किया है तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन अर्लियर क्या बनेगा? यहाँ पे कंप्लीशन बनेगा 15 दिसंबर। फिर दूसरे वाले केस में भी पेमेंट तो इनवॉइस तो 30 दिन के बाद ही है, तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन अर्लियर, तो यहां पे अर्लियर क्या बनेगा? यहां भी 15 दिसंबर ही बनेगा, तो दोनों में 15 दिसंबर ही बनेगा जी। डन। हाँ तो लास्ट में 15-12 ही तो है, दोनों केस में 15-12 ही आएगा जी, दोनों केस के अंदर 15-12 ही आएगा। अब अगर 15-12 है दिसंबर है तो अगला महीना जनवरी, तो 20 जनवरी को हमें जीएसटी देना पड़ेगा जी। क्या इसको लॉक कर दें जी? पक्का पक्का। अब ये नोट्स तुम्हारे पास हैं, ये नोट्स मैंने तुम्हें दिए हुए हैं ना, इस नोट्स में कुछ क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं। एक बार सारे क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है रिवर्स चार्ज वाला, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। उसके बाद ये वाउचर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेना। ये नोट्स तुम्हारे सबके पास हैं, ये नोट्स उसी लिंक में मैंने डाले हुए हैं, इसको एक बार डाउनलोड करके इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं एक बार उन क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपने उन क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे देखना है। ये देखो यहाँ पर गुड्स वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये गुड्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर ये आरसीएम वाला गुड्स वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हाइब्रिड एन्युटी किस सेक्शन में नहीं आता वो क्लैरिफिकेशन है, उसको गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 में कवर किया है जी। आप प्रैक्टिस बुक से भी कर सकते हो, बट एक बार पहले यहां से कर लेना, एक बार पहले यहां से कर लेना, ठीक है जी। अब एक सेक्शन नंबर 14 रह गया, सेक्शन नंबर 14 सिर्फ सीएस और सीएमए वाले बच्चों के लिए। तो कल वाली क्लास में पहले 5 से 7 मिनट में मैं सेक्शन नंबर 14 फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा, और देन फिर कल वाली क्लास में जो हम चैप्टर करेंगे, सुन लो कल वाली क्लास में चैप्टर कौन सा करेंगे। तो कल वाली क्लास में जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे तो वो चैप्टर जो हम रिवाइज करेंगे कल वाली क्लास में टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये वाला चैप्टर जो है हम कल वाली क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये वाली क्लास में कल वाला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो डन। लोग कर दें, नहीं वो चार्ट बुक के अंदर नहीं है, वो इस नोट्स के अंदर है, सेक्शन 14 जो है वो इस नोट्स के अंदर है जी। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात को 9 बजे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, बाय बाय। जीएसटी के क्वेश्चन बिल्कुल होंगे जी, जो बच्चे नहीं पता मैंने बता दिया। जैसे इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन खत्म होंगे, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे से हमारे जीएसटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।